हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने आज डिस्कस करना है प्रोजेक्ट यहाँ पर। ठीक है, हमारा जो है पहले तो सॉरी मैंने आप सबको टाइम दिया था, लेकिन कुछ गर्ल्स बिजी थी तो इसलिए वो कह रही थी कि आप रिकॉर्ड करके भेजें, इसलिए मैंने कहा एक ही बार रिकॉर्ड करके सेंड कर देती हूँ सबको, फिर क्लास अरेंज नहीं की। अच्छा, प्रोजेक्ट इस तरह से बनाना है कि पहले आपको ना अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, टॉपिक में अब आप जैसे आपकी कोई भी इंटरेस्ट वगैरह है, आप अगर जैसे अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी क्या फील्ड है, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे इसके अलावा, तो इंटर में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पिक किए थे या उसका आपका इंटरेस्ट क्या है। अब भी जैसे आप बिजनेस में हैं या कोई और काम करते हैं आप, तो उसका आप कोई भी टॉपिक इस तरह से पिक करें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, और फिर उसका आप डेटा सेट यहाँ पे सर्च करें तो खुद ही आ जाएगा। और जीपीटी से आप है ना हेल्प ले सकते हैं, मतलब कोड वगैरह आप जीपीटी से ही बनवाएं तो अच्छा है, क्योंकि इतना तो किसी के पास भी नहीं है टाइम के वो बैठ के कोड लिखे। जब कोड हम ले सकते हैं तो वहां से बस आप उसको क्वेश्चंस वगैरह दें। ठीक है, कोड आपको जीपीटी ही देगा, एक एक कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था, हाँ, आपको अपना डेटा सेट या कोई भी टॉपिक पिक करना है। यहाँ पे मैंने इससे पूछा था कि कौन सा टॉपिक लो, तो देखें यहाँ पे मैंने इसको कहा है सजेस्ट मी द टॉपिक्स फॉर माय डेटा साइंस शॉर्ट कोर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसने इतने सारे टॉपिक सजेस्ट कर दिए। इसने कहा है कि सेल्स डेटा एनालिसिस का आप बना सकते हैं। सही है, एक प्रोजेक्ट, एक डेटा, एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन बना सकते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन क्या होती है, मतलब कि ये प्रिडिक्ट करेगा ग्रेड्स स्टूडेंट के। अब वो ग्रेड्स कैसे करेगा, जैसे हम क्लास एक उसमें 50 स्टूडेंट्स है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। वैसे टीचर्स को देखने में अंदाजा हो जाता है कि कौन सा किस तरह से बच्चे, कौन सा बच्चे पोजीशन लेगा। सही है, मतलब अभी एग्जाम होने वाले हैं तो टीचर्स को आइडिया हो जाता है। उनको कैसे आइडिया होता है, उनको ये इसी से आइडिया होता है कि उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, मतलब उन्होंने पिछले जो मंथली टेस्ट वगैरह दिए हुए होते हैं, तो उनसे उनको पता चलता है, अंदाज़ा होता है। और उनकी अटेंडेंस, असाइनमेंट, ये सब देख के टीचर्स को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा बच्चा पोजीशन होल्डर बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमें टीचर से काम नहीं करवाना, हमने क्या काम करवाना है कि टीचर जिस तरह से मतलब प्रिडिक्ट कर देता है, वैसे वो श्योर होके तो नहीं बोलता, लेकिन वो प्रिडिक्ट कर देता है कि ये वाले स्टूडेंट जो है ये इस बार पोजीशन होल्डर बनेगा। तो इसी तरह से हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो पहले से ही हमें बता दे कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन आएगी इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन आएगी। तो ये इस प्रोजेक्ट में ये करना होता है कि स्टूडेंट की आपको परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करनी होती है या उसकी पोजीशन आपको प्रिडिक्ट करनी होती है। और फिर है हाउस प्रिडिक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ये बिगनर्स के लिए ये वाला प्रोजेक्ट बहुत आता है कि आपको हाउस के प्राइस प्रिडिक्ट करना है। जैसे हमें कहीं घर लेना है। ठीक है, अब उससे हमें पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है किसी से जाकर। सही है, जो भी होते हैं बिल्डर्स वगैरह, इनके जो एजेंट होते हैं, यहाँ पे हमें जाके इन्फो निकालनी होगी कि भाई कौन सा अच्छा होगा घर, और इसकी आप प्राइस बताएंगे कितनी होगी। तो हम सब वो सब क्या देखते हैं, मतलब हाउस की जो प्राइस प्रिडिक्शन है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, एक घर की, वो करती है उसके एरिया पे। सबसे पहले कि वो कहाँ है घर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लें डीएचए में घर ले लें, बहरिया में घर ले लें, या आप किसी लोकल जगह पे ले लें कराची में, तो फिर क्या होगा, आपकी प्राइस अकॉर्डिंग टू एरिया, आपका लोकेशन देख के चेंज होती रहेगी। नहीं सॉरी, एरिया मैंने गलत बता दिया। ये जो मैं बता रही हूँ ना कि आपकी बहरिया डीएचए वगैरह, ये आपकी लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब एरिया क्या होगा कि उसकी कितना साइज क्या है आपके, उसका मतलब ये लेंथ और ब्रेड, ये आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। लेकिन एरिया क्या है, मतलब कितना बड़ा है वो, उसकी एरिया कैसे बताऊँ मैं, उसकी मतलब आप टोटल वो, एक मिनट में सर्च करती हूँ उसका। हाँ देखिए, मैंने सर्च किया है तो यहाँ पे आ रहा है एरिया टोटल स्पेस ऑफ द हाउस। ठीक है, तो कितनी स्पेस उसने ली हुई है, अब उसमें क्या आ जाता है स्क्वायर फीट वगैरह के, कितने स्क्वायर फीट पे ये घर बना हुआ है, तो वो आ जाता है घर का एरिया। ठीक है, अब उसका एरिया देखा जाता है, उसमें बेडरूम्स देखे जाते हैं, उसमें ड्राइंग रूम देखे जाते हैं, और टोटल रूम्स भी देखे जाते हैं कितने हैं। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये सब उसके क्या हो जाते हैं, फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है ये सारे उसके अंदर कॉलम होंगे, मतलब जो भी आप डेटा सेट लोगे ना हाउस प्रिडिक्शन करने के लिए, हाउस के प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए, तो उसमें एक कॉलम होगा एरिया का, एक होगा रूम्स का, एक होगा लोकेशन का। वो ये सारे कॉलम उसमें होंगे और इनको कहते हैं फीचर्स। ठीक है,
इसी तरह से स्टूडेंट परफॉर्मेंस में क्या होगा, उसके स्टडी आवर्स होंगे कि वो कितना पढ़ रहा है, उसकी अटेंडेंस होगी, उसके असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। असाइनमेंट के भी यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन ये कि हम इंडिविजुअल एक एक कॉलम इन सबका बनाते हैं कि मैथ्स में उसका क्या आया रिजल्ट असाइनमेंट का, और बाकी सब्जेक्ट्स में। तो इस तरह से वो जो कॉलम्स बने होते हैं ना किसी भी डेटा सेट के अंदर। डेटा सेट अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देती हूँ। डेटा सेट वही होता है कि जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, ये देखा है जैसे इस तरह का ना, ये डेटा सेट आपको जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना, मतलब डेटा के लिए आप इसको एक तरह से। तो ये आपको चाहिए होता है और आप ये लेते हैं केगल वगैरह से, सही है। पहला फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आपको अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो टॉपिक का मैंने आपको बता दिया, आप जीपीटी जाके कर लें या आप अपना इंटरेस्ट देख लें कि आपको किस में इंटरेस्ट है, वो आप टॉपिक अपना पहले सेलेक्ट कर लें, अपना माइंड बना लें कि हाँ इसी पे मुझे काम करना है। अब ये कोविड का ये है डेटा सेट्स, और ये मूवी रेटिंग्स का है जो सर ने क्लास में भी करवाया था। ये कस्टमर चर्न का है। कस्टमर चर्न का मतलब होता है कि कौन सा कस्टमर हमारी कंपनी को जल्द ही लीव करने वाला है, मतलब वो जल्द अपना जाने वाला है यहाँ से छोड़कर कंपनी, और वो क्यों जाने वाला है तो फिर उसके रीजंस होते हैं बहुत सारे। वो हमें पहले ही प्रिडिक्ट कर देना होता है कि कौन सा कस्टमर कंपनी छोड़कर या रिजाइन देने वाला है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट होता है, बिगिनर का ही होता है ये भी। फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये फ्रॉड वगैरह के बहुत आते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह है ना, लेकिन ये थोड़ा आगे का हो जाता है, सही। तो हम लोगों के लिए बस यही है कि ये वाले देख लें, या आपके इंटरेस्ट इसके अलावा किसी और में तो आप वो सिलेक्ट कर लें। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, टॉपिक जैसे मैंने कर लिया स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन, ये मैंने कर लिया सिलेक्ट कि मुझे इसी पे काम करना है। ये मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये गूगल पे आपको करना है, इसका नाम लिखना है और लिखना है डेटा सेट। आगे आपको डेटा सेट लिखना है, वो खुद आपको दे देगा। अब ये जो कैगल वगैरह लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये कैगल आपको फर्स्ट पे ही रिकमेंड करेगा। कैगल एक ऐसी वेबसाइट है आपके पास जहाँ पे वो डेटा सेट आपको फ्री में देते हैं बना बनाया, क्योंकि किसी पे भी आपको एनालिसिस वगैरह करनी है तो डेटा जाहिर सी बात है चाहिए होगा। तो केगल से आपने उठा लिया ये, इनका पूरा डेटा पड़ा बना हुआ है स्टूडेंट परफॉर्मेंस डॉट सी एस वी, आपने यहाँ से आके ये डाउनलोड कर ली, डाउनलोड डेटा सेट, और ये यहाँ डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लो क्योंकि ये आर्चीव में आया है। और क्या है ये? यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो आप। अभी ये लॉक हुआ हुआ होता है, ऐसा कुछ होता है अचीव में, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो अभी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका फोल्डर बन गया अचीव का, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस का था ना, ये मेरा स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये मेरा बन गया। इसके अंदर मेरा डेटा सेट खुद ब खुद ये डाउनलोड होकर आ गया, ये जो मैंने अभी किया है कैगल से। अब ये पेड भी होता है, मतलब ये आपको इसके पैसे वगैरह भी देने होते हैं, लेकिन कैगल पे आपको ज़्यादा फ्री मिल जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए जो होते हैं ना डेटा सेट। अब ये क्या बता रहे हैं, मैंने अपना टॉपिक क्या सिलेक्ट किया था कि मुझे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखनी है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बतानी है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा आगे, उसके क्या ग्रेड वगैरह आएंगे, ठीक है। तो ये डेटा सेट के अंदर देखो सारी वो इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू, अब इसकी जगह हो सकता है रोल नंबर हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू इस तरह से इनको कॉल करवाया स्टूडेंट को, क्योंकि हम स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख भी नहीं सकते, और नाम सिमिलर हो सकता है स्टूडेंट का, आयशा हो सकती है दो नाम की या कोई भी। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी आ गई, एज आ गई कि स्टूडेंट की एज क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका ये आ गया, जेंडर आ गया कि वो मेल है या फीमेल है। उसके स्कूल टाइप में, मतलब वो प्राइवेट स्कूल है या स्टेट है, पता नहीं क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कि आपको अगर फीचर्स भी, इनको हम कहते हैं जो कॉलम्स है ना, इनको आप फीचर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको जो समझ नहीं आते ना, या तो आप ऐसा करें कि ये आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी मेरे पास एक्सेस नहीं है जीपीटी की, लेकिन आप है ना जीपीटी पे जाकर इस पे जाएं, और यहाँ पर जैसे आप पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं ना यहाँ पे जीपीटी पे, यहाँ पे आएगा, अभी मैंने काफ़ी अपलोड कर चुकी हूँ तो इसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आप अपना ये वाला जो डेटा सेट है ना, ये अपलोड कर दें और उसको बोलें एक्सप्लेन ईच फीचर, सही है, या एक्सप्लेन ईच कॉलम, कि इस कॉलम में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये कॉलम क्यों ज़रूरी है। इस तरह से आप जीपीटी करें तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। और उसके आगे आप ये भी लिख दें इन सिंपल वर्ड्स, तो वो आपको बहुत अच्छा बता देगा कि इस डेटा सेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और जैसे ये हाई स्कूल टाइप है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर देगा कि इस वाले कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये क्यों दी हुई हैं, ये सब आपको जीपीटी एक्सप्लेन कर देगा।
मतलब आपका वर्क फ्लो ऐसे ही रहना चाहिए। जीपीटी भी आप यूज़ करते रहें, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर ये कन्फ्यूजन रहती है। फिर स्कॉलरशिप पे है वो या नहीं, उसको कितनी स्कॉलरशिप मिली हुई है, 50% मिली हुई है, 75%, एडिशनल वर्क वो जो भी करता है या नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब देखी जाएंगी स्टूडेंट्स की, ठीक है। उसके बाद अब देखें, इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते। लाइक मुझे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करनी है, तो परफॉर्मेंस के लिए मुझे उसका ये नहीं देखना कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मतलब वो बस से आता है या वो गाड़ी से आता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। तो ये डेटा सेट के अंदर इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँगी, जब मैं पाइथन इसमें अप्लाई करूँगी, जब मैं यूज़ कर रही होंगी, तो ये मैं फीचर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो किस चीज़ में आ रहा है, उसकी कन्वेंस क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई होती हैं एक डेटा सेट में। बस आपको ये कि ये जो डेटा सेट होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये आपको अच्छे से समझना है। ये समझ आ गया, उसके बाद थर्ड स्टेप वही होता है कि जो मैंने काम किया हुआ है अपना, ये सॉरी सर का लेक्चर है, ये है मेरा। मैंने अब कौन सा टॉपिक लिया था अपना, मैंने सेल्स का लिया था, ठीक है। इसका मुझे आराम से मैंने अपना क्या कर लिया, जहाँ तक मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए वो मैंने इसमें समझ लिए, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि अपना टॉपिक सेलेक्ट करके इसमें ये सारी जो भी चीज़ें, इसकी फील्ड्स वगैरह एक एक मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंपोर्ट करनी है पांडास एसपीडी, ठीक है। ये आपने इंपोर्ट कर लिया। अगर आपके पास कोई एरर आता है, नो मॉड्यूल पांडास, इस तरह का कोई एरर आता है, तो आपने उसको इंस्टॉल करना है। पहले इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। जो भी लाइब्रेरी या आपके पास ऐसा एरर आए ना, नो मॉड्यूल पांडास या कोई भी इस तरह का, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं, इन्फो मैथ्स तो नहीं, कौन सी होती है, और टेंसर फ्लो, देखें मैंने यहाँ पे टेंसर फ्लो की है, अगर मैंने इसकी स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं, खैर। अब ये भी एक लाइब्रेरी होती है जो मशीन लर्निंग में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये टेंसर फ्लो, नो नेम्ड टेंसर फ्लो, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉड्यूल अभी इसके अंदर इंस्टॉल ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल यही होता है कि आपको यहाँ पर इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएं या ना लगाएं, और लिखते हैं पिप, पिप के साथ लिखते हैं इंस्टॉल, और पांडास, मतलब मुझे पांडास इंस्टॉल करनी है, तो मैंने लिख दिया पांडास, क्योंकि मुझे अभी यही लाइब्रेरी यूज़ करनी है। अगर मुझे ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, ये जो मैंने टेंसर फ्लो लिखा है, तो मैं क्या लिख दूंगी, पिप। अगर ये वाला एरर आता है ना, तब लिखना है, ठीक है, कि ये मॉड्यूल है ही नहीं, तो मैं लिख दूंगी पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। तो ये टेंसर फ्लो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दे देगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इंस्टॉल ही नहीं है ना, तो ये एरर ज़रूर दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक एरर है। उसके बाद मैंने ये इंपोर्ट कर ली, ठीक है। और ये मैंने अपना डेटा इसके अंदर, डेटा नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने ये अपना सेव कर दिया डेटा सेट, ठीक है। डेटा नाम का ही वेरिएबल है मेरा। इसको मैंने देखने के लिए यहाँ पे डेटा लिखा, तो सारा मेरा ये डेटा सेट आ गया कि मेरे डेटा सेट के अंदर ये सब कुछ है। इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ से इसकी शुरू हो रही है प्री, ईडीए शुरू हो रहा है यहाँ से इसका, ठीक है। ईडीए में हमें क्या करना होता है कि देखनी होती है कि कौन सी नल वैल्यूज़ हैं, और इनकोडिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और आउटलायर्स हैं या नहीं, ये सब हमें ईडीए में परफॉर्म करना होता है। बस देखना होता है कि ये सब कुछ इसमें है या नहीं, ठीक है। और प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो उनको आप रिमूव करते हो, सही है, उनका आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हो। जैसे अगर मिसिंग वैल्यू है, ये आप चेक करोगे ईडीए में, और मिसिंग वैल्यू अगर है, तो उसका आपको सॉल्यूशन क्या निकालना है, वो आप करोगे प्री प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब कुछ चेक करते हैं। इन्फॉर्मेशन में हमने यहाँ पे आकर देख लिया कि हमारे पास कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, टोटल इसका साइज आ गया आपके पास। और फिर ये एक एक फीचर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है इसका, ठीक है। इससे आपको पता चल रहा है कि सबकी थाउजेंड थाउजेंड वैल्यूज़ हैं, और टोटल भी इसके अंदर थाउजेंड रोज है, तो मतलब सबकी ही वैल्यूज़ है, नल वैल्यू इसमें नहीं है, क्योंकि सभी थाउजेंड है, तो मतलब नल वैल्यूज़ इसमें नहीं है। और यहाँ पे डेटा टाइप्स आपके पास लिखी हुई हैं, स्ट्रिंग भी हैं, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, ठीक है। फिलहाल आप इसका बस यही देख लें ऊपर ऊपर से कि ये सब कुछ आपके डेटा सेट में है। फिर आपने क्या करना है, शेप में, अगर शेप शेप वैसे आपको इसमें भी पता चल रही है, शेप यहाँ पर लिखी हुई होती है 100,000 एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी पता चल जाती है, और यहाँ पे भी यही कि 1000 और 14, 1000 आपके पास रिकॉर्ड्स है, मतलब रोज है, और 14 कॉलम्स है। फिर डिस्क्राइब में आपको ये सब पता चलता है, हर एक कॉलम का आपको पता चलता है कि उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, काउंट क्या है। इसमें जो सर ने बात बताई थी, वो ये बताई थी, मीन आपके पास क्या होता है, एवरेज होता है, सही है। अब सेल्स अमाउंट देखूं मैं, मतलब कि मेरे पास कितनी सेल्स
हो रही हैं उसकी मैं देखना चाहूँ, तो उसका मीन ये बन रहा है, तो मतलब मेरी एवरेज वैल्यू जो बन रही है ना सेल्स की, वो ये बन रही है। मतलब मेरी इतनी एवरेज सेल हो रही है। अब मैं किसी को बोलूँ, मेरा जैसे स्टोर है, मैं किसी को बोलूँ, कोई आके मुझसे पूछे कि भाई तुम्हारी कितनी सेल हो जाती है, सही है। अब वो पर्टिकुलर मुझे मंथ ना बताए, वो ये ना बोले कि नवंबर में कितनी सेल होती है, दिसंबर में कितनी होती है, वो बस आके बोले तुम्हारी कितनी सेल हो जाती है, मतलब तुमने जिस लोकेशन पे अपनी दुकान खोली हुई है, सही है, तो आपको कितनी इससे फायदा हो रहा है, तो कितनी आपकी हो जाती है सेल वगैरह। तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मेरी जनवरी में इतनी होती है, या मेरी कल इतनी हुई थी, परसों इतनी हुई थी। आप उसको क्या बोलोगे, एक एवरेज वैल्यू बोल दोगे कि मेरी इतनी सेल हो जाती। एवरेज वैल्यू फिर यही होती है कि जितनी भी आपकी सेल हो जाती है ना हर महीने में या हर दिन, तो उसका ही आप एवरेज एक मीन वैल्यू निकाल देते हो। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन से का ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है ना, मीन वैल्यू, वो कितनी दूर, नहीं, आपकी जो भी वैल्यूज है ना डेटा में आ रही हैं, वो मीन से कितनी दूर है। मतलब डेटा के अंदर जो वैल्यूज है ना, वो एक दूसरे से कितनी दूर है, मतलब उनके बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। जैसे अब मेरे जो डेटा सेट है ना, इसके अंदर फर्नीचर की भी है, और फूड भी है, और क्या क्या है, क्लोथिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो जाहिर सी बात है, इन सब की जो वैल्यूज होंगी, इन सब की जो कॉस्ट होगी, वो सारी एक दूसरे से बहुत चेंज होगी। जैसे फूड है, वो हमें सही मिल जाता है, मतलब हमें फूड किसी भी क्वालिटी का हो, जो भी हो, 2000 के अंदर मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ तो मिल जाता है फूड में। लेकिन अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स 50 से भी आपको अबव में या लाखों में चली जाती है इसकी बात तो। ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि इसलिए मेरे डेटा सेट का ये जो आ रहा है ना मीन, नहीं, स्टैंडर्ड एविएशन, मेरे जो डेटा सेट का स्टैंडर्ड एविएशन सेल्स अमाउंट में ये इसलिए ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो इसमें आइटम्स रखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। फूड का अगर मैं देखूँ तो बहुत कम प्राइस होंगे, और उसके मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से देखूँ बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए मेरा स्टैंडर्ड एविएशन बहुत ज़्यादा इसमें हाई आ रहा है। ठीक है। मतलब एक दूसरे से वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर मेरे पास ये डेटा सेट होता है ना सिर्फ फर्नीचर का, कि मेरे पास सिर्फ इसमें फर्नीचर होता और मैं कुछ और नहीं रखती, सिर्फ फर्नीचर ही मैं यहाँ पे सेल कर रही होती, तो ये वैल्यूज एक दूसरे से बहुत मिल रही होती हैं आपस में, ये इतना मतलब फिर मेरा जो होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेरा कम आता है, क्योंकि वो एवरेज के करीब आ जाता। वो सारी एक दूसरे के करीब होती है अगर मैं फर्नीचर ही सेल कर रही होती एक ही चीज़। क्योंकि अगर फर्नीचर आपका लाखों में भी है, 2 लाख का फर्नीचर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 5 लाख का फर्नीचर होगा, और सारी उनके बीच में वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, वो फूड भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और क्लोथिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें, तो इनकी वैल्यूज़ आपस में बहुत डिफरेंट होंगी, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इसका डिफरेंट आ रहा है, अगर मेरी बात समझ आ गई हो। सर ने भी क्लास में मतलब ये काफ़ी एक्सप्लेन किया था। फिर मिनिमम वैल्यू देखनी है मुझे, सेल्स में मेरी क्या बन रही है मिनिमम। 25% फिलहाल ये रहने देते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू ये बन रही है। ठीक है। तो ये सब कुछ इसका मतलब आपने ओवरव्यू ले लिया कि आपके डेटा डेटा किस टाइप का, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको मतलब इसकी नो हाउ हो गई डेटा की। फिर इसमें देखना है मैंने कि इज एन ए, मतलब इसमें नल वैल्यूज है या नहीं। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ मेरे पास नल वैल्यू होगी ना इज एन ए, तो वहाँ वहाँ ये ट्रू लगा देगा, और अदरवाइज हर जगह फॉल्स लिख देगा। अब इसमें मुझे मुश्किल हो रही है देखने में कि मैं एक एक वैल्यू जाकर देखूं। फिलहाल तो ये मेरे पास टॉप के रिजल्ट है। अगर मुझे 1000 रोज देखनी है, तो 1000 रोज में मैं इस तरह से एक एक तो देख नहीं सकती, कहाँ ट्रू लिखा है कहाँ फॉल्स, तो इससे हम क्या करते हैं, इसके मतलब ये हमें दिखा देता है कि कहाँ का मिसिंग वैल्यू है। लेकिन हम इतना देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस सम कर देते हैं। इस सम से क्या होता है कि जैसे आपका कॉलम नंबर 1 है, सही है, इसके अंदर अगर मेरे पास 100 मिसिंग वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन मेरे डेटा सेट के अंदर फिलहाल कोई भी नल वैल्यू नहीं है, इसलिए सबका आ रहा है 0 0 0, और आपके पास भी नल वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मतलब आपको उसकी नीड है कि आप उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन करो उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। फिलहाल अभी आपको मैं ये ईडीए के स्टेप बता रही हूँ, तो ईडीए में आपको ज़रूरत नहीं है, ईडीए में आप बस ये चेक करो चीज़ें। फिर डुप्लीकेट देखना है, डुप्लीकेट का भी यही सेम के यहाँ पे आप 1000 रिकॉर्ड्स तक देखते रहोगे ट्रू फॉल्स कहाँ पर है। तो आप क्या करो, इस सम कर दो, इस सम से आपको पता चल जाएगा कि 0 लिखा हुआ है, मतलब आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है इसमें। आपके एक्सेल से जो डाउनलोड करोगे ना, ज़्यादातर डेटा सेट आपको क्लीन ही मिलेंगे, मतलब ज़्यादा वो नहीं मिलेंगे, उसमें आपकी डुप्लीकेट और ये सब कुछ नहीं होगा। अब मैंने इसमें क्या किया, हाँ, अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ की है कि सेल डेट जो है ना, अब सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था अपनी लास्ट क्लास में। उन्होंने कहा था कि आपकी डेटा टाइप्स जो है ना, आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, आप कन्वर्ट करोगे, लेकिन
कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकोडिंग कर रहे हो, यहाँ पे इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मुझे अपने ना रीजन जो है ना, रीजन है कि नॉर्थ में सेल हुई है मेरी, ईस्ट में सेल हुई है, या कौन से एरिया में मतलब मेरी सेल हुई है, तो वो होता है रीजन। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि रीजन में मेरी सेल हुई है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेकिन मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है वो स्ट्रिंग नहीं समझता, वो समझता है न्यूमेरिकल वैल्यूज। सही है। मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इनकोडिंग करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे रीजन को कन्वर्ट करना है। और रीजन जाहिर सी बात है आपका एरिया होगा, एरिया का नाम हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा, मतलब अल्फ़ाबेट्स में होगा ना, अल्फ़ाबेट्स वगैरह जिसमें इन्वॉल्व हो जाए वो होती है इंटीजर, वो होती है स्ट्रिंग, सॉरी। तो आपने स्ट्रिंग में ही हमेशा होगा, और हमें ये कन्वर्ट करना है क्योंकि मशीन लर्निंग को ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ये वाली देखूं, तो इसमें हमारे पास होगी इनकोडिंग, ये वाली में तो इनकोडिंग ही होगी रीजन में। लेकिन अगर मैं ये वाला देखूं, इसमें क्या है, सेल डेट। सही है। डेट हमेशा किस में होती है, डेट हमारे पास होती है, डेट की जो डेटा टाइप होती है ना, वो डेट टाइम डेटा टाइप होती है, डेटा टाइप का नाम ही डेट टाइम होता है, ठीक है। तो ये सेल डेट ये हमें स्ट्रिंग में दी हुई है, ये एक मिस्टेक है, यहाँ पे इनकोडिंग नहीं होगी, यहाँ पे बस आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, जबकि आप कर कन्वर्ट ही रहे हो यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस प्रोसेस हो रहा है कि आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जा रहे हो, लेकिन इसको ईडी, इसको हम उसका नाम नहीं देंगे इनकोडिंग का, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है। जैसे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी इन्होंने इंटीजर में दी हुई है, आईडी आपको जाहिर सी बात है इंटीजर में दी होगी, आईडी मतलब रोल नंबर वगैरह या जो भी, या आप अपना CNIC ले लो, ये सब कुछ, ठीक है, तो वो हमेशा इंटीजर में ही आपका होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही डेटा टाइप दी हुई है। लेकिन अगर मैं डेट टाइम की देखूँ, तो डेट टाइम की इन्होंने स्ट्रिंग दी हुई है, डेट टाइम स्ट्रिंग में होता ही नहीं है, तो ये मिस्टेक है यहाँ पर। इसी तरह से मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये देखूँ कि वहाँ पे किसने मतलब सेल की थी, कौन शॉप पे उस वक्त खड़ा हुआ था जब कस्टमर आया था लेने चीज़, ठीक है। तो ये भी जाहिर सी बात है किसी ना किसी शॉपकीपर का नाम होगा, शॉपकीपर कौन सा खड़ा हुआ था, तो ये भी स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि ये नाम है किसी का, और अल्फ़ाबेट्स में होगा ये भी। इसके बाद है रीजन, रीजन भी जाहिर सी बात है वो आपके एरिया का नाम होगा, वो भी स्ट्रिंग में ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये भी स्ट्रिंग में आएगी। कैटेगरी क्या है प्रोडक्ट की, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वो फूड है या क्या है, वो भी हमेशा अल्फ़ाबेट्स वगैरह मतलब ऐसे ही लिखा हुआ होगा ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो वो भी स्ट्रिंग होगा। ये भी कस्टमर की टाइप भी आपके पास स्ट्रिंग होगी, ये सब भी आपके पास स्ट्रिंग होगा। इसमें जो एक इनकरेक्ट डेटा टाइप है ना, वो डेट और टाइम, ये वाली डेटा टाइप इनकरेक्ट है, सॉरी, ये वाली जो डेटा टाइप है सेकंड वाली, ये आपके पास इनकरेक्ट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको करेक्ट करना है। तो ये सब आपको खुद से देखना है कि कौन सी इनकरेक्ट डेटा टाइप है, कौन सी करेक्ट है। आप ये से कॉलम इन्फो निकाल कर खुद ही देख लें यहाँ पर कि कौन सी करेक्ट दी हुई है, कौन सी इनकरेक्ट है। मतलब आपको इतना ये हम कॉमन सेंस होता है कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ इंटीजर में दी जाएगी और कौन सी फ्लोट में या कौन से स्ट्रिंग में दी जाएगी। इंटीजर फ्लोट को फिर भी आप इतना ना देखें, ये देखें कि स्ट्रिंग में है या नहीं, स्ट्रिंग में मतलब वो डेटा टाइप हो सकती है या नहीं। अब मैंने क्या करना है, ये जो मिस्टेक मुझे पता चली है मुझे इसको चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर सेल्स वाला जो था, सेल्स डेट जो थी वो मैंने डेट टाइम इस डेटा टाइप में चेंज कर दी, ठीक है। अब मैंने ये चेंज कर दी, उसके बाद मैंने वापस से इन्फो को रन किया, तो यहाँ पर मेरी डेटा टाइप चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई है। अब ये जो आएगा ना, ये प्री प्रोसेसिंग में आएगा मेरा जितना ख्याल है ना, क्योंकि ईडीए में हम बस चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके पास गलत हुई हुई है, ठीक है। और वो सब जो होता है, जो चेंज कर रहे होते हैं हम, या उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, वो सब फिर प्री प्रोसेसिंग में आ जाता है। अब मुझे क्या करना है आगे, हाँ, तो मुझे अब आगे करना है कि ये तो मैंने चेंज कर दी। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो फीचर्स है ना, ये वाला रीजन, रीजन है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और बाकी जो स्ट्रिंग में दिए हुए ना, मैं चाह रही हूँ मैं इनको भी ना कन्वर्ट कर लूँ इंटीजर में, क्योंकि मैं आगे इसमें ML मॉडल लगाऊंगी, तो जाहिर सी बात है वो मुझे फिर रन नहीं होगा, ML मॉडल एरर दे देगा, क्योंकि ये सारे मेरे पास स्ट्रिंग में है। अब इनको चेंज करने के लिए मैं इनकोडिंग करूंगी। मैंने रीज़न आपको बता दिया इनकोडिंग क्यों होगी इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी डेटा टाइप्स जो हैं वो स्ट्रिंग में दी हुई हैं, और जाहिर सी बात है ये सही डेटा टाइप है। इनकी जो डेटा टाइप दी हुई है ना, ये मिस्टेक नहीं है। अगर ये भी मिस्टेक में दी हुई होती तो वो इनकोडिंग में नहीं आता, वो वैसे ही डेट टाइम वाले, जैसे डेट टाइम वाला मैंने चेंज किया ना, डायरेक्ट वैसे आता। लेकिन इनकी डेटा टाइप सही है। मैं क्यों इनकोडिंग कर रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे इसको मशीन लर्निंग में के मॉडल को देने के लिए इसको चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले ये देख रही थी कि सर ने एक बात बताई थी कि आपको दो टाइप्स की इनकोडिंग होती है। एक मिनट में यहाँ लिख लेती हूँ। ओहो, नोटपैड।
इनकोडिंग आपके पास है ना दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपके पास लेबल इनकोडिंग, सही है। दूसरी आपके पास होती है वन हॉट इनकोडिंग। अब ये दोनों आप कहाँ करते हैं, लेबल इनकोडिंग वहाँ करते हैं जहाँ पे आपका ऑर्डर होता है। जैसे ऑर्डर कैसे, स्टूडेंट्स की पोजीशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की पोजीशन बन रही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, लेबल इनकोडिंग। लेकिन आप वन हॉट इनकोडिंग करेंगे, यहाँ पे आपके पास कोई रैंक या कोई ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर लेस होगा। जैसे मेरे पास रीजन है, तो रीजन मेरे पास वन हॉट में आएगा। रीजन का मतलब क्या है कि वो एरिया बता रहा है, वो वेस्ट की साइड है, ईस्ट के साइड है, नॉर्थ की साइड है, या कहाँ पर है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, वन हॉट इनकोडिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई इनका रैंक नहीं बनता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वेस्ट जो है वो ईस्ट से बेहतर है या नॉर्थ से बेहतर है, ठीक है। तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं करूँगी वन हॉट इनकोडिंग, क्योंकि मुझे रीजन को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि मैं कौन सा फीचर अपना चेंज करूं। जैसे ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये रीजन है, मेरे पास तीन चार दिए हुए हैं जो स्ट्रिंग के अंदर है। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि किसके अंदर मेरे पास यूनिक वैल्यूज कम है। क्योंकि आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लेबल करते हो ना तो इसमें आपके पास कोई न्यू कॉलम नहीं आएगा। लेकिन आप वन हॉट करते हो तो इसमें अगर आप किसी एक फीचर को चेंज करते हो ना, तो उसकी जितनी, जैसे इसके अंदर मेरे पास कितनी यूनिक वैल्यू है, रीजन या तो वेस्ट होगा या ईस्ट होगा या नॉर्थ होगा या साउथ होगा, ठीक है। मतलब मेरे पास यूनिक वैल्यूज हैं चार, और इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि रीजन ये चार टाइप्स के ही मेरे डेटा सेट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने ये चेक कर लिया कि रीजन के अंदर मेरे पास चार वैल्यूज हैं। तो वन हॉट इनकोडिंग जब भी करते हैं ना, आपके पास क्या होता है कि इतने ही आपके पास कॉलम जनरेट हो जाएंगे। वन हॉट इनकोडिंग से ये होता है कि आपके पास जितनी यूनिक वैल्यूज है उतने आपके पास कॉलम्स डेटा सेट में आ जाएंगे। इसलिए हमें वन हॉट इनकोडिंग के लिए देखनी होती है कि यूनिक वैल्यूज कितनी है उस कॉलम के अंदर। अगर उसके अंदर ज़्यादा है तो आपका डेटा सेट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। मतलब अगर तो उसके अंदर 1000 यूनिक वैल्यूज है, तो मतलब आपके पास थाउजेंड कॉलम्स जनरेट हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फिर मतलब वेस्ट हो जाएगा, डेटा ही पूरा ख़राब हो जाएगा मतलब एक तरह से। इसलिए आप उस कॉलम में नहीं करोगे, मतलब हमें उस कॉलम में करनी होती है वन हॉट इन कोडिंग जिसमें आपके पास यूनिक वैल्यूज़ कम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ यूनिक वैल्यूज मेरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में कितनी है। तो एक दो तीन, यहाँ पे लिखी हुई है लेंथ पाँच, ठीक है। तो पांच हमारे पास हैं इसमें यूनिक वैल्यूज। अब जिसमें आपके पास, आप ये सारे टेबल्स चेक करें, सिंपल तरीका ये है कि जितने भी टेबल्स के आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, आप उन सबकी इस तरह से चला कर देखें कमांड, सही है। उसका नाम लिखे कॉलम का और ये कमांड चला कर देखें, जिसके आपके पास नंबर सबसे कम आए ना, लेंथ सबसे कम आए, जैसे इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 4, और ये लेंथ है 4, ये है 2, ये है 3, ठीक है। जिसकी सबसे कम लेंथ आएगी ना, उसको आपको इनकोड करना है, मतलब लेबल वन हॉट इनकोडिंग लगानी है। और उस सिर्फ आपको उस पर ही नहीं लगानी, आपको देखना भी है कि वो यूज़फुल है भी या नहीं आपके लिए, ठीक है। जैसे ये सेल्स चैनल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑनलाइन या रिटेल ये इतना आपके लिए मैटर करता है। मेरे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैंने ये वाली यूज़ नहीं की। मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, प्रोडक्ट कैटेगरी से, ये मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी यूज़ की है कि वो प्रोडक्ट, एक मिनट, ये हाँ, वो प्रोडक्ट क्या है, फर्नीचर है, फूड है, क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मैंने ये वाली इनकोड की है वन हॉट इनकोडिंग से, और इससे क्या हुआ, मेरे पास चार एक्स्ट्रा कॉलम भी जनरेट होगा, क्योंकि फोर यहाँ पे यूनिक वैल्यूज है। ये सब आपको सोच के करना है, ठीक है। सेल्स चैनल मेरे लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, इसलिए मैंने इसको नहीं किया, जबकि इसमें लेंथ कम थी, लेकिन मुझे ये हेल्पफुल नहीं लग रहा था। अब मुझे आगे क्वेश्चंस इसके बनाने थे, ईडीए में आपको ये भी क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ये सब कुछ। तो मतलब मुझे जो क्वेश्चन बनाने हैं ना, वो इससे ज़्यादा मैच नहीं कर रहा, या मुझे ये ज़्यादा उसमें इन्फो वगैरह नहीं दे रहे, मुझे ये यूज़ करना नहीं है फीचर, इसलिए यहाँ पर मैंने ये नहीं लिया। वरना लेंथ इसकी कम है तो हम इसको ले सकते हैं। पेमेंट मेथड जो है ये भी मैंने नहीं लिया, इसकी थ्री है जबकि, क्योंकि ये भी मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन एक बार आप चेक कर लें कि किस में सबसे कम हो रही है, या तो सिर्फ आप उनको ही चेक करें जो आपके लिए यूज़फुल है ना, जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, सिर्फ उन कॉलम्स को आप चेक करें कि उनमें यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। फिर उनमें से जिसकी सबसे कम लेंथ है ना, वो आप लेबल इनको वन हॉट इनकोडिंग कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से लेबल एंड कोडिंग कर दी इसमें। अब मुझे नहीं पता इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इसमें कर दी थी ये वाला, इस स्टेप स्किप करना है। यहाँ पे फिर मैंने इसकी वन हॉट इन कोडिंग की थी, ठीक है, मैंने की थी प्रोडक्ट कैटेगरी में।
कि इसको आप इसकी डेटा टाइप चेंज कर दो, ठीक है। फिर मैंने वन हॉट इनकोडिंग करने के बाद वापस से इन्फो को रन किया और इसकी चेक की, तो इसकी डेटा टाइप चेंज हो चुकी है। और चेंज कैसे हो गई है कि इसकी जगह हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह यहाँ पे देखें 4 एक्स्ट्रा कॉलम्स बन चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि जितनी यूनिक वैल्यूज होंगी उस कॉलम के अंदर उतने आपके पास क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। और यहाँ पे उतने ही कॉलम्स आपके पास जनरेट हो गए हैं। एक क्लॉथिंग थी मेरी यूनिक वैल्यू, एक थी इलेक्ट्रॉनिक्स, एक फूड थी, एक फर्नीचर, तो यहाँ पर उतने ही बन गए ये सारे कॉलम्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरी ये जो है वन हॉट एनकोडिंग ये डन हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, हाँ मैंने अब देखना है यहाँ पर आउटलायर्स। मैंने यहाँ पर 3 स्टेप्स आपको बता दिए हैं। एक मिसिंग वैल्यूज़ का था, ठीक है, वो भी क्लियर कर दिया कि मिसिंग वैल्यूज़ कैसे चेक करनी है। दूसरा क्या था, डुप्लीकेट वैल्यूज़, वो भी हमने चेक कर लिया। तीसरा आपके पास इनकोडिंग का था, तो इनकोडिंग भी हमने कर लिया। अब चौथा स्टेप है आपके पास आउटलायर्स का। आउटलायर्स के लिए आपको क्या करना है, आप नंबर वाले बस कॉलम्स उठाएं आउटलायर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर वाले कॉलम्स उठा लिए। मेरे पास सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी सोल्ड और यूनिट कॉस्ट, ये सब मेरे नंबर वाले कॉलम्स हैं। मैंने ये उठा लिया और मैंने इसमें देखा कि आउटलायर्स हैं या नहीं, ठीक है। आउटलायर्स के सर ने भी बताया था, ये आप देख लें। बॉक्स प्लॉट से हमें रिप्रेजेंट करते हैं आउटलायर्स। तो यहाँ पे ये फिगर, ये इसका 2 पॉइंट से सर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया था क्लास में। और सर ने कहा था कि बीच में अगर आपको ये जीरो जीरो या ऐसे सर्कल्स बने हुए दिखें तो वो क्या हो गया, आपके आउटलायर्स होंगे। लेकिन इस वाली डायग्राम में मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मतलब इसमें कोई आउटलायर नहीं है। इसके बाद ये सेकंड डायग्राम जो है, ये इतनी डायग्राम्स आएंगी जितने मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हैं ना। मतलब मुझे सेल्स अमाउंट में देखना है, क्वांटिटी सोल्ड में देखना है, यूनिट कॉस्ट में देखना है। तो फर्स्ट वाला आपको बता रहा है सेल्स अमाउंट का, इसमें कोई आउटलायर नहीं है क्योंकि कोई भी सर्कल नहीं है। सेकंड वाला है मेरा क्वांटिटी सोल्ड, इसमें भी कोई आउटलायर नहीं, कोई सर्कल नहीं दिया हुआ। इसी तरह से मेरे 5 के 5 ग्राफ हैं और इसमें कोई भी आउटलायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास करनी है आउटलायर की समरी। ये जो सर बताए थे IQR से आप बता देते हो कि कितने आउटलायर हैं कितने नहीं है, तो वो भी है मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से शो किया और दूसरा इस तरह से। अब सेल्स अमाउंट जो उसके अंदर आगे जीरो लिखा हुआ है, तो मतलब उसमें कोई भी आउटलायर नहीं है। क्वांटिटी सोल्ड, वैसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं विजुअली कि यहाँ पे कोई आउटलायर नहीं है क्योंकि कोई भी जीरो वगैरह इस तरह का नहीं बना हुआ या सर्कल। और यहाँ पे ये टेक्स्ट से भी हम देख सकते हैं कि कोई भी आउटलायर इसमें नहीं है क्योंकि सबके आगे जीरो है। अब ये मेरे आगे ईडीए के क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ईडीए यहाँ तक कर ली है अपनी। अगर आउटलायर होता और मैं उसको रिजॉल्व करना चाहती तो वो जाता प्री प्रोसेसिंग में। फिलहाल मेरे पास ना आउटलायर है, ना मिसिंग वैल्यू है, ना मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू है, और ना ही इनकोडिंग का हाँ मैंने स्टेप किया है। इनकोडिंग का जो मैंने किया है ना एक, वो प्री प्रोसेसिंग में चला जाएगा आपका स्टेप, जो मैंने वन हॉट इनकोडिंग लगाई है। तो ईडीए के अंदर मैंने इसमें फिलहाल 2 क्वेश्चंस जनरेट किए। आप लोग भी ये कि सर ने 4 क्वेश्चंस तो कहा था। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना लिखा है वो लिखा है कि इन विच ईयर द फर्नीचर हैव द हाईएस्ट सेल। मतलब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास कौन से ईयर में फर्नीचर सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है, उसकी ये मैंने। अब आपको क्या करना है ईडीएम में, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन सोचना है, अपने डेटा सेट को देखना है। मैंने मेरा डेटा सेट ये है ना, मैंने अपने डेटा सेट को देखा और मुझे ये देखना है कि मेरा फर्नीचर कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन बनाया अपना और ये मैंने दे दिया जीपीटी को। सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन बनाया और मैंने ये जीपीटी को क्वेश्चन एज इट इज़ दे दिया और जीपीटी को कहा कि इसकी आप मुझे एक कमांड दे दो, सही है, इसको कोड में कन्वर्ट करके दे दो। उसने मुझे, आपको जीपीटी को ये भी बताना है कि आपके फीचर्स कौन कौन से, मतलब आपने डेटा सेट जो यूज़ किया उसमें कॉलम्स के आपको नाम बताने हैं जीपीटी को। तो वो आपको ये दे देगा पूरी बनी हुई। कोड याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना ये कि क्वेश्चंस वगैरह आपको खुद बनाने हैं। तो मैंने ये उसको दिए तो जीपीटी ने मुझे कमांड दे दी और उससे मेरे पास आंसर आ रहा है 2023। मतलब मेरे कौन से ईयर में फर्नीचर सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, 2023 में सबसे ज़्यादा फर्नीचर सेल हुआ है इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा पास जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद मुझे पूछना है इससे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, प्रोडक्ट कैटेगरी रीजन सेल डेट। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था ना इससे वो ये था कि कौन से रीजन में, या तो नॉर्थ लिखा था मैंने, रीजन 1 इसने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसने जो 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसकी लेबल इनकोडिंग हुई हुई है क्योंकि मैंने रीजन की जो मैं आपको दिखाई थी ना, गलती से मैंने जो एक 1 लेबल इनकोडिंग कर दी थी। यहाँ पर ही कुछ होगा सेल
लेबल एनकोडिंग इसकी करनी नहीं थी, लेकिन मैंने रीजन की भी कर दी थी और उसको कन्वर्ट कर दिया था इंटीजर में, इसलिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है क्योंकि इसकी लेबल एनकोडिंग हुई हुई है। ठीक है, अब 1 पे उसने जिसको जो भी नंबर असाइन किया हो, रीजन में नॉर्थ वेस्ट वेस्ट ईस्ट और साउथ है, तो किसी को इसने असाइन किया होगा। मुझे ये देखना है कि नॉर्थ में मेरे पास, ठीक है, नॉर्थ में मेरे पास 5वें महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी चीज़ें सेल हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या था इसमें, या तो मैं देख लेती हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ होगा इसको। अम्म, ये रहा। नहीं, ये भी नहीं है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन इसको दिया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड इन नॉर्थ लास्ट मंथ, गिव मी दिस कोड। ठीक है, मैंने इसको बोला और इसने मुझे कोड दे दिया। अब ये मैंने लास्ट मंथ लिखा था, उसके बाद मैंने लिखा था मंथ मई लिखा था, तो मई में इसने मुझे फिर आंसर दे दिया। ये जो मेरे पास ईडीए बन रहा है ना, ये जो मेरे पास क्वेश्चन बन रहा है ना, ये क्वेश्चन है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी चीज़ें सेल हुई हैं नॉर्थ रीजन में, और मंथ कौन सा था, मई के टाइम। सही है, मई में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की वेस्ट के अंदर कितनी चीज़ें, वेस्ट ईस्ट या जो भी आप रीजन रख लें, उसकी कितनी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स सेल हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था सेकंड। तो इसका इसने मुझे आंसर दी कि 93 आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है वो सेल हुए हैं मई के महीने में, और रीजन क्या था, वेस्ट या ईस्ट जो भी मैंने लगाया था। ठीक है, वो रीजन था। इस तरह से आपको और क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब अगर मैं अभी भी अपने डेटा सेट को देखूँ ना, तो किस तरह से क्वेश्चन बनाने होंगे। डेटा सेट को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, आप खुद ही क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, मैं कह रही हूँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब शॉपकीपर समझ रहे हैं आप। अब बॉब है यहाँ पे, डेविड है, चार्ली है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि चार्ली ने 2023 में, सही है, मैं एयर ले रही हूँ कि 2023 में मैं देखना चाह रही हूँ चार्ली ने 2023 में कितना फूड वगैरह में मतलब सेल करवाया है। ठीक है, फूड मतलब कितना इसने सेल करवाया है, फूड के वहाँ पर ये कब, मतलब ये जो शॉपकीपर है, फूड जब सेल हो रहा था तो ये वहाँ पर था या नहीं है, इसके हाथ से कितना फूड सेल हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरा एक और क्वेश्चन बन गया कि मैं क्या देखना चाह रही हूँ, डेविड ने 2023 में कितना फूड सेल करवाया। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन बन गया मेरे पास। इसी तरह से डिस्काउंट भी है, से पेमेंट मेथड भी है, ये तो इतना काम का नहीं है, लेकिन डिस्काउंट काम का है। और ये यूनिट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये भी काम किए। इस तरह से मैं इनको देख के अपने क्वेश्चन जनरेट कर सकती हूँ। अगर आपको डेटा सेट अच्छे से समझ आ जाए तो आप खुद ही अपने क्वेश्चन बनाते रहो, और वो कमांड आप जीपीटी को दें, वो आपको बना कर देगा। अभी सर ने यहाँ तक ही करवाया हमें काम। और मिसिंग वैल्यूज अगर आपके डेटा सेट में हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो वही कि आप उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी सर ने आप गाइड किया हुआ है सब कुछ। मैंने अभी तक यहीं काम किया, यहीं तक काम किया अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, आगे इसका ये कि इसमें एमएल मॉडल लगेगा। एमएल अभी सही से क्लियर है नहीं, इसलिए मैंने अभी वो नहीं किया। बाकी यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी को भी तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर ने भी अभी यहाँ तक करवाया है। अगर आपके डेटा सेट, अगर आप केगल वगैरह से डेटा सेट लेते हैं जैसे मैंने गाइड किया, तो आपके भी मेरे ख्याल से क्लीन ही होगा डेटा सेट, मिसिंग वैल्यूज और ये सब कुछ इतनी नहीं आएंगी, मतलब आपके भी यही स्टेप्स रहेंगे जो मेरे स्टेप है ना। ठीक है, बाकी मैं अगर ये फाइल भी आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। इससे आगे जो है वो मंडे से ही सर कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, तो फिर वो गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपको इसमें एमएल मॉडल लगाना है। सो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। थैंक यू।